हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है जी फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर वन फैकल्टी। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी टाइमली। एंड एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग जी सभी को। पीडीएफ मिल गई थी? कल मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी थी आप लोगों की। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाली मिल गई है सभी को पीडीएफ? यस मैम। यस, ओके। कोई ऐसा जिसको ना मिली हो? यस, मिल गई है। ठीक है जी। कोई ऐसा जिसको नहीं मिली हो पीडीएफ, वो एक बार मुझे बता दे। हाँ जी। गुड इवनिंग जी चौधरी जी, कैसे हैं सभी? मिल गई है मैम, ठीक है। ओके, करते फिर क्लास स्टार्ट। आज 9 PM भी आपकी क्लास है। मेरी ही क्लास है और आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कम्युनिकेशन के करेंगे 2022 वाले, रात को 9 बजे चेक करेंगे मैम आज। अच्छा, आज चेक करोगे आप? वैसे कल अपलोड कर दी थी मैंने पीडीएफ। ठीक है, करते फिर क्लास को स्टार्ट। किसी का कोई डाउट? कोई भी डाउट है आप लोगों का तो पूछ लो एक बार मुझसे। हाँ जी, कोई डाउट? ओके। ओके जी, ओके, थम्स अप दे दो। एंड जो भी आप चाहते हो अपने लिए पॉजिटिव बोलो। सभी पॉजिटिव बोलेंगे अपने लिए, जो भी कुछ आप चाहते हो। गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, सभी थम्स अप दे दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7-3 हो गए। वी वांट जेआरएफ। ओके ओके। पीपल एंड इन्वायरमेंट, पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट आपको समझ आ रहा है अच्छे तरीके से? इसके हम पी वाई क्यूज भी लगाएंगे, और जो हमारे कुछ टॉपिक होंगे ना जो हमने नहीं किए हैं, ठीक है, जो टॉपिक हमने नहीं किए होंगे उनको हम कर लेंगे फिर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब लगाएंगे। अभी नवंबर आपका बहुत बेस्ट जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें जून 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, और आपको पता है मेरा क्वेश्चन पेपर करवाने का क्या तरीका है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसी होगी, विद डिटेल में होगी। मीन्स कि एक क्वेश्चन से आप लोगों के 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो नवंबर में बहुत बेस्ट जाने वाला है, रिवीजन होगी उसमें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। और अभी 30 तक मीन्स मंडे को हमारा कंप्लीट हो जाएगा पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आज हमने करना है नेचुरल एनर्जी, ये हमारा हो गया है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल वाला ये हमारा सारा हो चुका है। आज हम करेंगे नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर। ठीक है जी, आज इसको करेंगे। और वेस्ट डिस्पोजेबल मेथड भी करने हमने, वो थोड़ा सा है, 10 to 15 मिनट का टॉपिक है वो, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। और साथ के साथ नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर करेंगे। ओके जी। और उसके बाद हमारा चलेगा सैटरडे टू मंडे तक, जैसा भी संडे को भी क्लास होगी आपकी। ठीक है, संडे को भी क्लास होगी 7 PM। एंड आप लोगों को आज मैं ट्राई करूंगी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आज मैं फोल्डर बना दूंगी, और संडे तक या कल तक मैं उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मैराथन क्लास भी होगी क्या मैम नवंबर में? मैराथन, यस मैम, बहुत ही बेस्ट तरीका है मैम। कल मेरा ऐप ही ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ, होगी होगी, कई बार ना प्रॉब्लम हो जाती है। अपडेट कर लिया करो फिलर फॉर्म के ऐप को, मेरे पास भी कई बार ओपन नहीं होती ऐप, तो अपडेट कर लिया करो या रिस्टार्ट कर लिया करो, कुछ कर लिया करो। मैराथन क्लास का तो नहीं मुझे पता, बट मुझे इतना पता है कि रिवीजन तो होगी डेफिनेटली, और प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर तो मुझे करवाने ही है आपको जून वाले, ठीक है। जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा करवाऊंगी प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर जून वाले, ठीक है। ठीक है जी, ओके, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। ये हमारे टॉपिक हो गया। और रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये हो गया, मिलेनियम सस्टेनेबल ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज ये हमारे टॉपिक हो गए। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी हमारा हो गया है। और आज हम करने वाले नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर। रिवीजन कर रहे हो साथ के साथ ही? हाँ जी, ओके जी, वेरी गुड।
ठीक है जी, करते हैं मैम। हाँ, और वो जो मैंने टाइम का स्लॉट बताया था वैसे चल रहे हो आप लोग? 2 घंटे पेपर 1, 2 घंटे पेपर 2। वैसे तो मैंने 3-3 घंटे का बनाया था, बट चलो। फिर 2 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 का 1 घंटे में और पेपर 2 का आपका 1 घंटे में, ठीक है। तो 2 घंटे ये मीन्स कि दोनों पेपरों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 1 ही पढ़ रहे हो, पेपर 2 ही पढ़ रहे हो, दोनों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस दो तो जेआरएफ आपका ही है फिर। क्लियर है सभी को? और विद प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर तो डेली लगाने हैं। कोई ऐसा है जो नहीं लगा रहा है प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर? मैम मेरा लाइव क्लास नहीं हो पाता है यूट्यूब पर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लिया करो मैम। लॉजिक रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तर्क वाले आते हैं, वो समझा देना। ठीक है जी, ठीक है जी कुमार जी। मैम उससे ज्यादा ही लग जाता है। वेरी गुड, अगर उससे ज्यादा लग जाता है तो वैसे तो मैंने 3-3 घंटे बोला है आपको। 3 घंटे पेपर 1 के लिए दो, 3 घंटे। ज्यादा पढ़ाई करोगे तो कोई नुकसान नहीं है, कम पढ़ाई करोगे तो नुकसान है। ठीक है, बट जो ज्यादा पढ़ाई करोगे वो स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं। अगर 3-3 घंटे भी लगा रहे हो तो बेस्ट है। और उसके अलावा भी मेरा तो ये होता था, मैं तो पढ़ती रहती थी, मीन्स जब जैसे टाइम लगे बस ऐसे पढ़ते रहो अपना। मैम मॉर्निंग में रिम झिम करते हैं, दिन में पीवाईक्यू करते हैं। क्या है रिम? रिबजिन, रिविजिन। हाँ जो भी है ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करो आप। वो नहीं मुझे पता, पर मेरे हिसाब से तो देखो, मॉर्निंग में आपको क्या करना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 पढ़ लो। शाम को लगाओ पीवाईक्यूज, ताकि आपको ये तो पता हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। पहले पेपर 1 करो, पेपर 2 करो, फिर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ शाम को, वैसे बेटर है ज्यादा। जब आप पेपर 1 पेपर 2 को पढ़ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ में ये पता लगेगा कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। जो टॉपिक ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा, सपोज पेपर 1 में नहीं पढ़ा, पेपर 2 में नहीं पढ़ा, उस टॉपिक को गूगल कर लेना। ठीक है, मैं तो क्लास ही अटेंड कर पाती हूँ अभी मैम स्कूल के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर भी, अगर आपके कंसेप्ट में कमांड अच्छी है तो हो जाएगा। ओके, करते क्लास स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं प्राकृतिक खतरे और आपदाएं। ठीक है जी। हाँ जी। सबसे पहले हम करेंगे वेस्ट डिस्पोजल क्या है आपका। ठीक है, ये पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद करेंगे हम ये 15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। We observe heaps of garbage laying along the roads while passing through a highway. Open dumping is the most common method of waste disposal in India. The trash heaps are usually left open to the environment and the elements. These seldom have a separate covering, which can often attract pests or vermin. हम किसी राजमार्ग से गुजरते समय सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर पड़े देखते हैं। भारत में कचरा निपटान का, वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, सबसे आम तरीका खुला डंपिंग है। कौन सा है सबसे आम तरीका? खुला डंपिंग। इंपॉर्टेंट है ये, ओपन डंपिंग कीवर्ड है किसके लिए? वेस्ट डिस्पोजल के लिए। कूड़े के ढेर आमतौर पर पर्यावरण और तत्वों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं। इनमें विरल आवरण होता है जो अक्सर कीटों या कीड़ों को आकर्षित कर सकता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा होगा वहां पे क्या होगा, गंदगी आएगी। गंदगी क्या आएगी, वहां पे बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर कीट कीटाणु ये सारी चीजें आएगी, और उससे क्या होगा, उससे वायरल होगा कहीं ना कहीं, उससे बीमारियां फैलेगी। बोला जाता है ना ऐसे कि अगर कूड़ा घर के आगे पड़ा रहेगा या कूड़ा सड़कों में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, बीमारियां होगी। तो उस बीमारियों के निपटान के लिए वेस्ट डिस्पोजेबल बनाया गया है, मीन्स की खुला डंपिंग। ठीक है, कचरा निपटान का सबसे आम तरीका है खुला डंपिंग की। एक जैसे आपने देखा होगा सड़कों में एक वो होता है ऐसा टैंक जैसा होता है ना कुछ बना हुआ, जिसमें सारा कूड़ा डालते हैं। मीन्स ऐसे नहीं होता कि हाँ ऐसे हर कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये वेस्ट डिस्पोजल है। अभी देखो, समटाइम वेस्ट आर इलीगली डम्प्ड इनटू रिवर्स एंड canals or used to fill land depressions without proper consultations. These practices cause a lot of problem in the long run. कभी कभी उचित परामर्श के बिना कचरे को अवैध रूप से नदी और नहरों में फेंक दिया जाता है। वेस्ट का मतलब क्या होता है आपका, कचरा। और वेस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था आपका, लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इवन देन अभी जून 2023 में पूछे गए हैं सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन, और फैब में भी पूछे गए लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। हमने ये सारे वेस्ट पढ़े थे ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ जी। मैम टोटल कितनी क्लासेस होती है दिन में?
सोनम जी, एक क्लास है आपकी 4 PM जो कि फिलर फॉर्म की ऐप पर है, एक क्लास आपकी 7 PM जो कि फिलर फॉर्म की ऐप पर है, मीन्स पेड क्लास, और एक क्लास होती है आपकी यूट्यूब पर 9 PM टू 10 PM। सारी क्लासेस आपकी 1 1 आवर की रहती है, ठीक है। ये क्लास है आपकी पेपर 1 की 4 PM 7 PM, एंड आपकी यूट्यूब पर ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास है जो डेली हो रही है 9 PM यूट्यूब पर। ओके जी। दिया जाता है या भूमि के गड्ढों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रथाएं लंबे समय से बहुत सारी समस्या पैदा करती है। इनमें मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट से लेकर भूमिगत जल स्रोतों में जहरीले रसायनों का रिसाव तक शामिल हो सकता है। इसलिए ऐसे परिदृश्यों को रोकने के लिए उचित अपशिष्ट निपटान तरीकों से अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। वेस्ट हमने पढ़ लिया, अब वेस्ट डिस्पोजल हम पढ़ेंगे कि हाँ इसकी रोकथाम के लिए, इसके निपटारे के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जो हम करेंगे, और ये एग्जाम में पूछे गए मेथड्स हैं। ओके। ठीक है। अब देखो, गार्बेज, गार्बेज क्या होता है आपका? कचरा होता है, ठीक है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ना, गार्बेज, गार्बेज क्या होता है आपका? कचरा, अपशिष्ट निपटान के तरीके। कचरा संचय अतीत में कभी भी अधिक चिंता का विषय नहीं था, पहले तो नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ? औद्योगिकीकरण के कारण अधिक कुशल कचरा निपटान पद्धति की आवश्यकता है। निम्नलिखित कुछ विधियां हैं जिनका उपयोग आज भी किया जाता है। अब पहले तो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता था, बट आज की डेट में जो कचरा है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब से आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तब से लेकर, क्योंकि अब आपको पता है कि इंडस्ट्रीज इतनी सारी बन गई है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? पूरे ग्लोबल में फैल जाना, ठीक है। अब देखो, लैंडफिल, लैंडफिल क्या होता है आपका? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये स्टार। इस प्रक्रिया में जिस कचरे का पुनः उपयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, उसे अलग कर दिया जाता है और शहर भर के निचले इलाकों में एक पतली परत के रूप में फैला दिया जाता है। कूड़े की प्रत्येक परत के बाद मिट्टी की एक परत डाली जाती है। हालांकि एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद क्षेत्र को अगले 20 वर्षों के लिए भवनों के निर्माण के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी जितनी भी चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए क्वेश्चन है लैंडफिल से। क्लियर है? इसके बजाय इसका उपयोग केवल खेल के मैदान या पार्क के रूप में किया जा सकता है। मीन्स भवन निर्माण के लिए अयोग्य है, यहाँ पे घर नहीं बना सकते। अगर यहाँ पे घर बनाया तो क्या हो जाएगा? जो घर है वो गिर जाएगा। आपको पता नहीं कि घर जो होता है वो चट्टान में होना चाहिए, मीन्स पक्की जगह पे होनी चाहिए, घर की नींव पक्की होनी चाहिए। अगर घर की नींव पक्की नहीं होगी तो वो जो घर है वो गिर जाएगा। ओके। In this process, the waste that cannot be reused or recycled are separated out and spread as a thin layer in low-lying areas across the city. A layer of soil is added after each layer of garbage. However, once this process is complete, the area is declared unit for construction of unfit for construction of a building for the next 20 years. Instead, it can only be used as a playground or a park. क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पे, ये होता है जी आपका लैंडफिल। मीन्स की कुछ कचरा, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, कुछ कचरा ऐसा होता है ना जो पूरी तरह से जलता नहीं है, पूरी तरह से गलता नहीं है। और आपको पता है, एक बात बताओ मुझे, जो जलने वाली चीजें हैं, जो पूरी तरह से जल जाए और जो पूरी तरह से ना जले, क्या फर्क है दोनों में? जो पूरी तरह से जल जाए मीन्स पूरी तरह से जल गई तो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्या होगा? नहीं होगा। बट जो चीजें पूरी तरह से नहीं जलेगी वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर देती है। क्लियर है? ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो ये ऐसा कचरा है जो कंपोजिशन नहीं होती, मीन्स की जलता नहीं है, जो ठीक है, जो नष्ट नहीं होता है, या ऐसा कचरा है जो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, ना ही इसका कोई यूज कर सकते क्योंकि है ही वेस्ट, ना ये यूज होगा ना ही ये नष्ट होगा। तो इसको क्या होता है? इसको ऐसे ही फैला दिया जाता है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, फिर इसके ऊपर मिट्टी आ जाती है तो ये ऐसे मीन से दब जाता है, एक तरह से कचरा मिट्टी के अंदर दब जाता है पूरी तरह से। मोस्ट पॉल्यूटेंट होता है, यस वेरी गुड। जो नहीं जलेगा वो मोस्ट पॉल्यूटेंट होता है, और जो जल रहा है इट मीन के पॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपका कम हो रहा है फिर। क्लियर है? हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट, भस्मीकरण। Incineration is the process of controlled combustion of garbage to reduce it to incombustible matters such as ash and waste gas. भस्मीकरण कचरे के नियंत्रित दहन की प्रक्रिया है ताकि इसे राख और अपशिष्ट गैस जैसे गैर दहनशील पदार्थ में बदल दिया जा सके। इस प्रक्रिया से निकलने वाली गैस जहरीली हो सकती है, इसलिए पर्यावरण में छोड़े जाने से पहले इसका उपचार किया जाता है। यह प्रक्रिया
कचरे की मात्रा को 90% तक कम कर देती है और इसे कचरा निपटान के सबसे स्वच्छ तरीकों में से एक माना जाता है। कुछ मामलों में उत्पन्न गर्मी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ लोग इस प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन के कारण पर्यावरण के अनुकूल नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें भस्मीकरण, तो गार्बेज टू रिड्यूस इट टू इन द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम दिस प्रोसेस में इंटॉक्सिक हेंस इट इज ट्रीटेड, मीन्स कि जिसको हम जला देते हैं, पूरी तरह से जला देते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है यहाँ पे। इसलिए पर्यावरण में, एक मिनट, गैर दहनशील, वेट, भस्मीकरण कचरे के नियंत्रित दहन की प्रक्रिया है ताकि इसे राख और अपशिष्ट गैस जैसे गैर दहनशील पदार्थों में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से निकलने वाली गैस जहरीली हो सकती है, इसलिए पर्यावरण में छोड़े जाने से पहले इसका उपचार किया जाता है। इस प्रक्रिया कचरे की मात्रा को 90% तक कम कर देती है और इस कचरे निपटान के सबसे स्वच्छ तरीकों में से एक माना जाता है। कुछ मामलों में उत्पन्न गर्मी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है इसका। हालांकि कुछ लोग इस प्रक्रिया को कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के, ठीक है, ये होता है देखो आपका ये वाला। और यहाँ पे ये जो धुआं निकल रहा है, यहाँ पे जो कचरा है वो जल रहा है और इस कचरे से जो धुआं निकल रहा है कहीं ना कहीं ये जहरीले गैसें भी हो जाती है आपकी। और इन गैसों का यूज किया जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ऐसी गैसेज यहाँ से निकलती है जिनको जलाया जाता है। नेक्स्ट देखो वेस्ट कंपैक्ट, अपशिष्ट संघनन, compactation. The waste materials such as cans, plastic bottles are compacted into blocks and sent for recycling. आपको पता है जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना जिसमें हम पानी पीते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी या कुछ ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। वहां पे क्या होता था उस मूवी में कि कोई आईएएस थे मे बी, उन्होंने कुछ बोली थी ये बात कि जो पानी की बोतल होती है ना, जो हम बिस्लरी की पानी की बोतल पीते हैं जिसमें पानी, उसको रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ इस बोतल को कोई यूज ना करे तो उस बोतल के अंदर ढक्कन डाल देना, पानी की बोतल के अंदर क्या डालना, उसकी जो कैप होगी ना ढक्कन, वो डाल देना। तो रिसाइकिल का क्या मतलब होता है, जैसे कि जो प्लास्टिक की बोतलें होगी, ठीक है, उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है, मीन्स उसको दोबारा से बनाया जाता है। क्लियर है। डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलों जैसे अपशिष्ट पदार्थों को ब्लॉकों में जमा किया जाता है और रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया धातु के ऑक्सीकरण को रोकती है और वायु स्थान की आवश्यकता को कम करती है, जिससे परिवहन और स्थिति आसान हो जाती है। ये देखो यहाँ पे ये सारी ऐसी चीजें हैं जो जो प्लास्टिक की चीजें मेनली, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैंस एंड प्लास्टिक आर, ठीक है, कैंस और प्लास्टिक आर वेस्ट कंपैक्टेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर बायोगैस जनरेशन, बायोगैस उत्पादन, बायोडिग्रेबल, बायोडिग्रेबल आपका कौन सा टाइप होता है, देखो आपका नॉन डिग्रेबल, ठीक है, नॉन डिग्रेबल कौन सा होता है, जिसको हम जलाते हैं बट वो क्या होता है, वो नष्ट नहीं होता, वो जलता नहीं है। और एक होता है आपका बायोडिग्रेबल, मीन्स की जो जल जाता है। बायोडिग्रेबल वेस्ट सच एज फूड item, animals waste or organic industrial waste from food packaging industries are sent to biodegradable plants. In biodegradable plants, they are converted to biogas by degradation with the help of bacteria. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जितनी ऐसी चीजें ना जो जल जाती है, जैसे कि मान लो आपकी सब्जी होगी और एनिमल वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया और फूड हो गया, जो चीजें जलती है ये क्या बनती है पूरी तरह से, जब ये जलेगी तो ये क्या बनती है, गैस बनती है इससे, ठीक है, गैस बन जाती है इससे। डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंगी और अदर माइक्रोवेव्स, here the organic matter service food micro, और ठीक है, डिग्रेडेशन हैपन। ओके ओके ओके। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट, बायोडिग्रेबल हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं, एक होता है नॉन डिग्रेबल होता है आपका, नॉन बायोडिग्रेबल, और बायोडिग्रेबल मीन्स कि जब हम जलाएंगे तो वो पूरी तरह से क्या जल जाएगा। तो अपशिष्ट जैसे कि खाद्य पदार्थ हो गए, पशु अपशिष्ट हो गए, या खाद्य पैकेजिंग उद्योगों से जैविक औद्योगिक अपशिष्ट बायोडिग्रेबल संयोजन में भेजे जाते हैं। जैव नवीनीकरण संयंत्रों में इन्हें बैक्टीरिया, कवक या अन्य रोगाणुओं की सहायता से नवीनीकरण द्वारा बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है, इनको बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करते, गिरावट एरोबिक रूप से ऑक्सीजन के साथ या अवायवीय रूप से ऑक्सीजन के बिना हो सकती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बायोगैस उत्पन्न होती है। अब बायोगैस ही एग्जाम में पूछा गया है कि बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है, तो वो कैसे होगी, जो जितनी भी आपकी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं जैसे कि खाद्य पदार्थ, पशु का अपशिष्ट जो है, जब वो चीजें जलेगी तो आपकी कौन सी गैस होगी, बायोगैस उत्पन्न होगी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, मीन्स की गैस के रूप में किया जाता है, और अवशेष का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, खाद के रूप में किया जाएगा जितना भी हो हमारे पास पशु का अपशिष्ट गोबर हो गया ना, तो गोबर का काय के लिए यूज करोगे आप, खाद के लिए करोगे यूज। ओके
नॉन बायोडिग्रेबल, हाँ यहाँ पे बायोडिग्रेबल पूछा है, मीन्स कि जब हम जलाएंगे तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेबल तो आपका कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये चीज हो गई। और बायोडिग्रेबल आपका ये फूड हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ओके, बायोगैस बनेगी आपकी इससे। हाँ, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं वो। ये देखो, ये है आपका बायोडिग्रेबल, यहाँ से ये सारी चीजें जितना भी है इसको जलाया जाएगा, फिर यहाँ से बायोगैस बनती है। अब है आपका खाद। सभी कार्बनिक पदार्थ समय के साथ विघटित हो जाते हैं। भोजन का बचा हुआ टुकड़ा, घर का कचरा इत्यादि हमारे द्वारा प्रतिदिन फेंके जाने वाले प्रमुख जैविक कचरे में से एक है। बनाने की प्रक्रिया इन जैविक कचरों को मिट्टी की परतों के नीचे दफनाने से शुरू होती है और फिर बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों की कार्रवाई के तहत सड़ने के लिए छोड़ दी जाती है। ये सड़ेगा, गलेगा और उससे क्या बन जाएगी? खाद बन जाएगी उससे। ठीक है, सड़ेगा, गलेगा और खाद बन जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये सारा कचरा है और इसके बाद इसको मिट्टी में छोड़ दिया गया। मीन्स की सारे कचरे को मिट्टी की परतें दे दी गई, फिर यहाँ पे ये देखो ये खाद बन गई और खाद बन गई, यहाँ पे कुछ उगा दिया इसमें। ओके, और उगा दिया तो फल फ्रूट आ गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेस्ट डिस्पोजल की बात की गई है कि जितना भी कचरा है उसका निपटान किया जाए, और कचरे का निपटान इस तरह से किया जाए ताकि कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं उससे पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, अगर कचरे को ऐसे ही फेंक दिया जाए, उसके बिना किसी निपटान के फेंक दिया जाए तो क्या होगा? बीमारियां होगी। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजेबल का क्या मतलब है कि उस कचरे को इस तरह से आप निपटान करो, इस तरह से उसको यूज करो, ठीक है, इस तरह से मीन्स उसका निपटान करो ताकि वो बेनिफिट हो कहीं ना कहीं, जैसे कि खाद बनाना, बायोगैस बनाना है, इस तरह से। ठीक है, अगर ऐसे ही कचरा पड़ा रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? बीमारियां हो जाएगी, बीमारियों का कारण बन जाएगा फिर वो कचरा। तो कचरे को ऐसे ना पड़ा रहने दे करके इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिस वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं, खाद बनाने के लिए, गैस बनाने के लिए, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन कचरों को। ठीक है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए गए हैं। ओके जी। अब है आपका वर्मी क्रीमी क्रीमी खाद। वर्मी कंपोस्टिंग कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदलने के लिए कीड़ों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? कीड़ों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो कीड़े होंगे ना, आपने सुना होगा कभी, कुछ खाद ऐसी होती है जहाँ पे कीड़ों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी ऐसी जहरीली चीजें या बेकार चीजें होगी जो हमारी फसल को बर्बाद करेगी या हमारी खाद को बर्बाद करेगी, उस चीज को जो कीड़े हैं ना वो खा लेते हैं वो। ठीक है, कृमि कार्बनिक पदार्थों को खाते और पचाते हैं। ये जो कीड़े होते हैं ये क्या करेंगे? कृमि कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, पचाते हैं। पाचन के उप उत्पाद जो कीड़ों द्वारा उत्सर्जित होते हैं मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और कवक की वृद्धि बढ़ जाती है और यह पारंपरिक खाद की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होती है। अब क्या होता है समटाइम की जो गोबर होता है ना, अगर आप लोगों ने गोबर में देखा होगा कि नहीं देखा होगा ना, उसमें केचुए टाइप कीड़े होते हैं। देखा है, विलेज में देखा है, हाँ। केचुआ टाइप कीड़े होते हैं ना, तो सम टाइम जैसे मेरे पापा खेत में काम करते थे तो वो ना उस जैसे खाद वो डालते थे खेत में मिट्टी में, तो उसमें वो कीड़े भी होते थे। तो मैं बोलती थी कि इन कीड़ों को मीन्स कि इन कीड़ों को अलग कर दो, ये क्यों खाद के साथ आप कीड़े डाल रहे हो, ये तो फसल के लिए अच्छे नहीं है। तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि नहीं, ये जो कीड़े हैं ये बहुत अच्छे हैं, अगर मिट्टी में कोई भी ऐसी चीज हुई ना जो हमारी फसल को बर्बाद करेगी तो ये जो कीड़े हैं ये उसको खा लेंगे। इस तरह से कुछ था। तो उसको बोला जाता है आपका कृमि खाद, मीन्स कीड़े। ठीक है, तो कृमि खाद ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। कृमि खाद में क्या होगा आपके खाद में बदलने के लिए? कीड़ों। ठीक है, कीड़ों का उपयोग किया जाता है उसको पूरी तरह से, कि वो पूरी तरह से एक भरपूर खाद बन जाए और जो मिट्टी की गुणवत्ता को बना बना बढ़ाने के लिए भी। और ये अपने आप ही कीड़े ना बाद में मर जाते हैं, रैट अच्छा नहीं होता। नहीं, रैट नहीं, रैट नहीं, वो ना केचो टाइप, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये वाले कीड़े होते हैं। ये वाले कीड़े केचो टाइप होते हैं ये मिट्टी में, और ये मिट्टी को ना मीन्स खाद को ये अच्छा बना देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं ये खाद को। ये होते हैं इसमें। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो कचरा होता है ना, जितना भी कचरा गंदा जितना भी होगा हमारा कचरा होगा, तो उस कचरे जो मीन्स की पूरी तरह से खाद नहीं बनी होगी जिस कचरे की, क्योंकि आपको पता है कि खाद कब बनेगा? जब वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपका वो हो जाएगा, कचरा जो है पूरी तरह से एक ऐश बन जाएगी, राख टाइप बन जाएगी, मिट्टी टाइप बन जाएगी, तो बेटर है। बट अगर कचरा पूरी तरह से नहीं पिघलेगा या फिर नहीं गलेगा या फिर हाँ सड़ेगा, एक्सैक्टली वर्ड, अगर कचरा पूरी तरह से नहीं सड़ेगा तो वो खाद नहीं बनेगा, और जो कचरा नहीं सड़ेगा उसको खाएंगे कीड़े।
ठीक है। तो कीड़े खाएंगे तो बढ़िया है, तो खाद हमारी अलग होगी, और जो नहीं सड़ा था कचरा उनको कीड़ों ने खा लिया, इसलिए ये कीड़े होते हैं, और ये अच्छे माने जाते हैं, इससे खाद बहुत अच्छी बनती है। समझ रहे हो मेरी बात को? सड़ेगा, हाँ जी। इनको देख कर भी डर, मैंने तो हाथ से छुई है, कुछ भी नहीं करते, गोबर में होते हैं ये बहुत ज्यादा, गोबर में बहुत ज्यादा होते हैं ये, गोबर में। हाथ से मैंने टच किए, गोबर में होते हैं कि कहाँ होते हैं ये? हाँ, गोबर में ही होते हैं, और ये अच्छे होते हैं। ठीक है, मीन्स की जो चीजें, मान लो गाय के पेट में जितनी चीजें गई और जो पूरी तरह से नहीं सड़ी, मीन्स की पूरी तरह से नहीं गली होगी, वो ऐसी एज इट इज बाहर निकलेगी गोबर में, तो ये उसको खा लेंगे, बाकी गोबर का गोबर रह जाएगा, और जो नहीं सड़ा था नहीं गला था उनको ये कीड़े खा लेंगे, और वो बेस्ट खाद बन जाएगी। मिट्टी नहीं खाते, मिट्टी नहीं खाते, ये पता है क्या करते दीपमाला जी, क्योंकि जो कचरे से हमने खाद बनानी है ना, कचरे से बन रही है सारी खाद। वेस्ट, वेस्ट आपको पता है वेस्ट क्या है? वेस्ट है कचरा। तो उसको वेस्ट जो कचरा है ना, उसको मेथड्स है कि उस कचरे को काम में लाया जाए। अगर उस कचरे को ऐसे ही फेंक दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि बीमारियां होगी, कीड़े लगेंगे। तो इस कचरे का क्या किया है, इस कचरे को सड़ाने के लिए रख दिया, और ये जब कचरा सड़ेगा तो ये खाद बन जाएगी, और जो कचरा नहीं सड़ेगा उसको कीड़े खा जाएंगे, क्योंकि कीड़ों का तो काम है वो खाना। ठीक है। नो मैम, ये मिट्टी ही खाते हैं। यहाँ पे तो सब लोगों ने कीड़ों पर रिसर्च कर ली। जो पूरी तरह से खाद नहीं बनी है ना, ये उसको खाते हैं। अभी हम कचरे की बात कर रहे हैं ना, कचरे की बात कर रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, तो हम फिर खाद की ही बात करेंगे अभी तो खाद पे ही रहो अभी। जो पूरी तरह से नहीं सड़ा गला कचरा होगा, जिसमें खाद, जो पूरी तरह से खाद नहीं बनी है, ये उसको खाएंगे ये। ठीक है। नहीं मैम, मिट्टी ही खाते हैं। ठीक है दीपमाला जी, मिट्टी ही खाते हैं। ठीक है, आपकी बात मान ली, ठीक है, मिट्टी ही खाते हैं ये। ओके। बट यहाँ पे क्या याद रखोगे आप? कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदलने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदलने के लिए किसको, कीड़ों का उपयोग किया जाता है, ये कीवर्ड है किसके लिए, कृमि खाद के लिए। ठीक है। और कंपोजिटिंग के लिए कौन सा है आपका, भोजन का बचा हुआ टुकड़ा, घर इत्यादि, ये सारे फेंके जाने वाले। ठीक है, जैविक कचरे में से एक खाद बनाने की प्रक्रिया, ये कीवर्ड है सारा। बायोमास, बायोमास गैस बनती है, ये भी सारा आपके वेस्ट से बनती है। और वेस्ट कंपैक्टेशन, ये वाला वो है आपका जो प्लास्टिक और कैन है, ये वाला कीवर्ड है। इसको रिसाइकिल के लिए रखा जाता है, मीन्स इसकी खाद खुद कुछ नहीं बनेगी, इसको रिसाइकिल के लिए रखा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जलने वाले नहीं होते। और ये होती है आपकी भस्मीकरण, कि इसको जलाया जाता है और यहाँ से फिर गैसेस निकलती है, कुछ तो जल जाता है, कुछ ऐसे ही रह जाता है, गैर दहनशील हो जाता है कुछ। ठीक है। और बाकी लैंडफिल, ये वाला ऐसा कचरा, ना इसको जलाते ना इसकी खाद बनाते, बस इसको ऐसी ही मिट्टी में डाल दिया दिया जाता है। और यहाँ पे क्या कीवर्ड था कि इसमें भूमि, सॉरी, इसमें भवन निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, पार्क बन सकते हैं, यहाँ पे प्ले ग्राउंड बन सकते हैं, बट यहाँ पे घर नहीं बन सकता। अगर घर बना तो बह जाएगा, मीन्स ढल जाएगा घर पूरी तरह से। ठीक है। तो ये हो गया हमारे वेस्ट डिस्पोजेबल के कुछ मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके। अभी किसी का कोई डाउट? मोहम्मद तो पूरी पीएचडी करके आए हैं, किस बात में? अब जाके मैसेज देखती हूँ, ये तो पक्का याद हो जाएगा सबको, इतना ज्यादा रिसर्च जो हो गया। मिट्टी में होते हैं, गोबर में काले कीड़े होते हैं, और सफेद इल्ली होती है, खाद में केचुआ होता है मैम। अच्छा जी, ठीक है। नो मैम, ये कीड़ा केवल मिट्टी ही खाते हैं, मिट्टी ही खाता है ये केवल। अच्छा, तो फिर भरपूर खाद कैसे बरसात के दिन में भी निकलते हैं, मिट्टी ही खाते हैं, मिट्टी भी खाते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज का काम, हाँ वही करेंगे ना, उपजाऊ बनानी है उन्होंने मिट्टी को। तो में डिफरेंस होता है, केचुआ और कीड़ों में डिफरेंस। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ओके जी, ओके। ठीक है, काफी मैसेज है, हाँ ठीक बोलो आप, इन्होंने तो पूरी पीएचडी कर ली कीड़ों पे। ओके। अब देखो हजार्ड, अब हम पढ़ने वाले हैं खतरे। ठीक है, ये हमारा न्यू टॉपिक है। वेस्ट डिस्पोजेबल गया, अब वेस्ट डिस्पोजल गया आप लोगों का। अब ये न्यू टॉपिक है आपका हजार्ड। चेंज दैट अफेक्ट ह्यूमन एडवर्सली आर कॉल्ड हजार्ड। वे परिवर्तन जो मनुष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, मीन्स के प्रतिकूल, एक होती है ना अनुकूल, अनुकूल,
परिस्थितियां जो हमारे फेवर में होती है, एक होती है प्रतिकूल जो हमारे फेवर में नहीं होती। तो हजार्ड के क्या मतलब है, ये डालते हैं खतरे कहलाते हैं, ठीक है, खतरा। अब क्या क्या खतरा हो सकता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होती है प्राकृतिक घटना से संबंधित, ठीक है। अ नेचुरल डिजास्टर पर्टेन टू अ नेचुरल फिनोमेना दैट अकर्स इन प्रॉक्सिमिटी and poses a threat to people, structures, and economic assets caused by biological, geological, hydrological, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन और प्रोसेस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब क्या होता है यहाँ पे, ये प्राकृतिक घटना से संबंधित जो निकटता में घटित होती है और प्राकृतिक वातावरण में जैविक होगी, भूवैज्ञानिक, भूकंपीय, जल विज्ञान, मौसम संबंधी स्थितियां या प्रक्रियाओं के कारण लोगों, संरचनाओं और आर्थिक संपत्तियों के लिए खतरा पैदा करती है, ठीक है, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम टाइप ऑफ हजार्ड्स की बात करें, क्या क्या खतरों के प्रकार है, हजार्ड आर जनरली कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेज, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज और इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। वी विल लिमिट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर टू दोज दैट आर बेस्ड ऑन देयर कॉजेज ओनली। खतरों को आमतौर पर उनके कारणों, शमन रणनीतियों या समाज पर प्रभाव के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। हम आपदाओं के वर्गीकरण को केवल उन आपदाओं तक सीमित रखेंगे जो उनके कारणों पर आधारित है। Types of hazards depending upon their causes. Hazards are classified as either natural or man-made. ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो hazards है, जो खतरे हैं और जो वेस्ट है और आपका काफी चीजें हैं जो नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, ठीक है। सोशल नेचुरल hazards are as third category of hazard that are brought on by both man and nature. अब सोशल नेचुरल पढ़ा हमने न्यू टर्म, कौन सी, सोशो नेचुरल टर्म हमने न्यू सोशल नेचुरल जो पढ़ा हमने, ये हमने न्यू टर्म पढ़ी। इसमें क्या है कि इसमें नेचुरल भी होगा और मैन मेड भी होगा, मीन्स बोथ, ठीक है, मैन मेड भी और नेचुरल भी। ओके, ठीक है जी। अब नेचुरल हजार्ड कौन कौन से आप लोगों के, these are brought on by natural causes and man has no control over them, कि इंसान का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। The primary example of natural hazards are also are as follows: earthquake हो गए, volcanic eruptions होगी, cyclonic storms होगी, सुनामी होगी, फ्लड, ड्रॉट्स एंड लैंडस्लाइड्स होगी। इनको भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी देखते हैं हम अगर इनको पढ़ेंगे तो डिटेल में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभिषेक राय, ये क्या लिखा आपने, ये कौन सी लैंग्वेज है, हम नहीं समझ सकते आपकी लैंग्वेज। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। अभी देखो, जो आपका ड्रॉट्स है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ड्रॉट्स, जो आपका ड्रॉट्स है, क्या इसका एंड और बिगनिंग, मीन्स की इसकी एंड और बिगनिंग है ड्रॉट्स की, जो सूखा पड़ता है क्या उसकी एंड और बिगनिंग है, कि कब उसकी शुरुआत हो रही है और कब उसका एंड हो रहा है ड्रॉट्स का, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बंगाली, ओके, वाह, ए बंगाली चाना जाना, अभिषेक तुम्ही के बंगाल बंगाल ईद ताको। अच्छा, शुका है, सुका, सॉरी सुका। हाँ जी, नहीं है, एग्जाम में पूछा गया, देखो ना तो इसकी बिगनिंग है और ना ही इसका एंड है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ड्रॉट ऐसी चीज है जब सूखा पड़ता है ना, क्योंकि सूखा जब पड़ता है तो धीरे धीरे पड़ता है, और जब पूरी तरह से मीन्स पता नहीं, इसकी बिगनिंग नहीं है कि धीरे 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 सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, इसकी बिगनिंग है ना ही इसका कोई एंड है सूखे का। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। लैंडस्लाइड्स हो गए आप लोगों के, फ्लड्स हो गए, सुनामी, साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारे हैं जी आपके नेचुरल हजार्ड्स, ठीक है। और इनको भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। दीज आर कॉज्ड बाय द अनडिजायरेबल, अभी नहीं या फिर कल करेंगे इनको, क्योंकि डिटेल में पढ़ने हैं सारे हमने, ठीक है, डिटेल में पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पे वो भी नहीं दिया हुआ है ना, एक होते हैं आपके एटमोसफेयर, एटमोसफेरिक हजार्ड्स होते हैं, और एक होते हैं आपके, डिटेल में करेंगे वैसे इनको कल, ठीक है, डिटेल में करेंगे। जिसमें आपके एटमोसफेरिक हजार्ड्स में आते हैं आपके हेल स्टॉर्म आ गए, बिल्जार्ड्स आ गए, टोरेंडो आ गया, थंडर स्टॉर्म आ गई, और ड्रॉट आ गया, ठीक है, ड्रॉट। फिर टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल होते हैं जो आपकी जमीन की वजह से, मिलके जो आपकी जमीन पे होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, जो आपकी जमीन पर होते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर भी होता है आपका, और एक्वेटिक भी होता है आपका। एक्वेटिक होता है जो पानी के कारण होता है, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे।
आपकी नॉर्मल हिंदी ये है, हिंदी आती नहीं, अच्छा। दीपमाला को नहीं आती हिंदी, ओके। दीज आर कॉज्ड बाय अनडिजायरेबल एक्टिविटी of man. Such hazards include explosions, leakage of toxic waste, pollution of air, ये तो हमने पढ़ा है, air pollution, water pollution, land dam failure, ठीक है, war and civil strife, terrorism, विस्फोट, विषैले कचरे का रिसाव, वायु जल भूमि का प्रदूषण, बांध विफलताएं, युद्ध और नागरिक संघर्ष, आतंकवाद, ये हमने पढ़ा है। तो नेचुरल देख लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेचुरल हजार्ड कौन से है। और नेचुरल हजार्ड को भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने बताया एटमोसोफेरिक हो सकता है, और आपका टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिजास्टर, हाँ ये वाली चीजें, ठीक है। 3-4 चीजों में इसको डिवाइड किया गया है, कल हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सुन लो बस। हम सब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन सब एक प्लेटफॉर्म पर आने से बहुत नियर फील होते हैं, थैंक्स ऑनलाइन टीचिंग मेथड। हाँ जी, यहाँ अपनी बातें चलिए, नहीं मीन्स नहीं पढ़ना है, अपनी बातें करनी है क्या, अपनी बातें करनी है कि बहुत इजी टॉपिक है, नेचुरल हजार्ड क्या है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे फिर ये बताओ कि डिजास्टर में और इसमें हजार्ड्स में क्या फर्क है। नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन ही पूछती हूँ आपसे, डिजास्टर और हजार्ड में क्या फर्क होता है। और जो हमने डिस्पोजेबल वेस्ट के मेथड्स पढ़े उनके नेम बताओ जल्दी से। मैम हमने पढ़ना है, आप पढ़ाइए। नहीं बताओ बताओ जल्दी से, जो अभी हमने मेथड ऑफ डिस्पोजेबल के वेस्ट डिस्पोजेबल के मेथड्स पढ़े उनके नेम बताओ जल्दी से। ये देखो ह्यूमन कॉज हो जाएगा हजार्ड, वेरी गुड। हजार्ड मैन मेड है। अभी क्या पढ़ रहे थे आप, हजार्ड ओनली मैन मेड है, नेचुरल हजार्ड नहीं है क्या। अर्थ क्विक वॉल्केनिक इरप्शन, तभी तो मैं बोरी क्लास में ध्यान नहीं है ना। हजार्ड आपके मैन मेड भी है और नेचुरल हजार्ड भी है। मैन मेड भी है और नेचुरल हजार्ड, जो नेचुरल हजार्ड है ये तो कुछ सामने सामने स्लाइड है, उसके बावजूद भी ये हाल है, फिर बोलते हैं हम तो पढ़ रहे हैं। चलो वो बताओ, वेस्ट डिस्पोजेबल के मेथड बताओ जल्दी से, अभी तुम्हारी बातें बंद करती हूँ फिर। खतरा से बच सकते हैं सावधानी से, हाँ खतरे से बच सकते हैं। परमदीप जी, जो आपकी हजार्ड है वो नेचुरल एंड मैन मेड बोथ है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, हाँ जी। पर जो डिजास्टर होता है वो सडनली हो जाता है, अनकंट्रोलेबल है, अनडिजायरेबल है जो आपका डिजास्टर है, और डिजास्टर बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मिटिगेशन कर सकते हो, मीन्स कहीं ना कहीं रोकथाम कर सकते हो आप, पर जो आपके डिजास्टर्स होते हैं ना ये बहुत खतरनाक होते हैं, हजार से ज्यादा खतरनाक है आपके डिजास्टर। खतरे की कहीं ना कहीं आपको भनक लग जाएगी, पर जो डिजास्टर होगा उसकी भनक नहीं लगेगी, ठीक है। लैंडफिल, हाँ जी, और बायोगैस, ठीक है, हाँ जी, और मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, बस दो ही आते हैं। थर्ड वाला, थर्ड वर्ल्ड वॉर, भस्मीकरण, ठीक है, हाँ जी, और एक्सेट्रा। गौतम जी को देखो, ईटीसी एक्सेट्रा बस। इंसिनरेशन, वेस्ट कंपैक्टेशन, वेस्ट जो आपका वेस्ट कंपैक्टेशन कंपैक्टेशन है ना, ये इसका क्या मीनिंग है, वेस्ट कंपैक्शन का क्या मीनिंग है इसका। रिसाइकलिंग, हाँ जी, जैसे कि आपकी बॉटल्स होगी, ठीक है। अब देखो सोशल नेचुरल हजार, ठीक है, सभी टॉपिक पे आओ अब, होगी ना बातें बंद अब सबकी, अब सब रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, कैन एंड प्लास्टिक, हाँ कैन्स एंड प्लास्टिक आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। वर्मी कॉप्शन, कॉप्शन, ये वो वाला जहाँ पे कीड़े जो होते हैं वो किसको खाते हैं,
चलो ठीक है, मिट्टी को ही खाते हैं कीड़े, ऐसे कीड़े जो मिट्टी को खाते हैं, ठीक है। और मिट्टी को क्या बनाते हैं, वो उपजाऊ बनाते हैं। पर मुझे नहीं लगता मिट्टी को खाएंगे वो कीड़े, क्योंकि वहां कचरे से बन रहा है ना, वो कचरे से वो बन रही है खाद। तो उस कचरे को वो खाएंगे जो पूरी तरह से खाद में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो पूरी तरह से सड़ा और गला नहीं है। बाकी मैं सर्च करूंगी इसमें, ठीक है। क्रीमी खाद, हाँ। तो ईटीसी बोलना पड़ा। अच्छा, क्या हुआ गौतम जी को? आज मैं सुबह से 7 घंटे कंटिन्यू पढ़ चुकी हूँ, मैं पता नहीं क्यों अभी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। सिर्फ 7 घंटे? ब्रेक लिया था बीच में? 5 to 10 मिनट का ब्रेक लेना होता है। लिया था ब्रेक मिस अफरीन जी? ब्रेक भी लो साथ साथ में, ठीक है। और खाने पीने पे भी ध्यान दो अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, सोशल नेचुरल हजार्ड्स कौन से आपके? सोशल नेचुरल हजार्ड्स, सामाजिक प्राकृतिक खतरे, ये मानवीय दुर्व्यवहार और प्राकृतिक शक्तियों दोनों की संयुक्त शक्तियों का परिणाम है। दे आर द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड फोर्स ऑफ बोथ ह्यूमन मिसकंडक्ट एंड नेचुरल फोर्सेस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका सोशल नेचुरल हजार्ड्स है ना, जैसे कि अभी अभी मैंने पूछा कि नेचुरल हजार्ड कौन कौन से होते हैं, सबने बोला मैक्सिमम ने ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं जी। बल्कि आपका बोथ था। नेचुरल हजार्ड आपकी, एक तो नेचुरल मीन्स हजार्ड मैंने पूछा था कि हजार्ड क्या होते हैं, हाँ। हजार्ड्स नेचुरल भी होते हैं और आपके मैन मेड भी होते हैं, बट जो सोशल नेचुरल हजार्ड्स है, ये क्या है, ये कंबाइंड है बोथ। मीन्स के दोनों का मिक्सचर है आपका, कहीं ना कहीं ह्यूमन मिसकंडक्ट का और नेचुरल फोर्सेस का। क्लियर है? द अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, ठीक है, especially in the river catchments areas may result in an increase in the frequency and severity of floods and droughts, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, उदाहरण के लिए पेड़ों के अनियंत्रित विनाश से, ठीक है, कि पेड़ों का विनाश हो जाए, वो नेचुरली भी हो सकता है पेड़ों का विनाश, और ह्यूमन मेड भी हो सकता है, ठीक है। विशेषकर नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हो सकती है। द रिस्क ऑफ स्टॉर्म सर्जेस इंक्रीज ड्यू टू मैंग्रोव लॉस, मैंग्रोव के नुकसान के कारण तूफान बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। Although landslides are normally caused by natural forces, yet they can be triggered and their frequency and impact can be increased because of building roads in mountainous regions, uh, tunnels, engaging in mining and quarrying, ठीक है, क्वेरिंग। अब यहाँ पे क्या है, हालांकि भूस्खलन आमतौर पर प्राकृतिक शक्तियों के कारण होता है, फिर भी उन्हें ट्रिगर किया जा सकता है, मीन्स उनको देखा जा सकता है, बचा जा सकता है उनसे। और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, सुरंगों की खुदाई और खनन और उत्खनन में संलग्न होने के कारण उनकी आवृत्ति और प्रभाव बढ़ सकता है। तो यहाँ पे नेचुरल भी है और ह्यूमन मेड भी है, ठीक है। अब देखो, अब डिजास्टर, वही हम बात कर रहे थे कि हजार्ड और डिजास्टर में क्या फर्क है। जो हजार्ड है, ये खतरे हैं, इनको रोका जा सकता है, क्लियर है। बट जो आपके डिजास्टर है, ये कहीं ना कहीं अनसडन मीन्स कि एकदम से ये सडनली हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, ठीक है। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हजार्ड लीड्स टू डिजास्टर, खतरे का चरम रूप आपदा की ओर ले जाता है, एक्सट्रीम। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि हजार्ड बताओ स्टेटमेंट 1 में और डिजास्टर बताओ, ठीक है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, या फिर इनका अदला बदली, डिजास्टर की मीनिंग यहाँ पे दिया होगा और हजार्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया गया होगा, और फिर वहां पे जाके कर देना गलत, ठीक है। फिर बोलना हजार्ड तो ओनली मैन मेड होते हैं, नेचुरल नहीं होते हजार्ड, ठीक है। जैसे कि अभी आपका आंसर था। मैम ऐसी ट्रिक बता दीजिए जो पढ़ रहे हैं ओहो वो याद रहे जितना भी पढ़ो, जो कुछ आप पूछती है तो कुछ याद नहीं रहता। ऐसी तो कोई ट्रिक नहीं, इसके लिए तो मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए, और तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। तन्वी, क्लियर द कॉन्सेप्ट, योर प्रीवियस नॉलेज एंड रिवाइज। हाँ जी, अब देखो, खतरे का चरम रूप आपदा की ओर ले जाता है। आपदा फ्रांसीसी डैश का अर्थ बुरा और एस्टर का अर्थ तारा। एक मानव निर्मित या प्राकृतिक घटना है। मानव निर्मित, ये भी आपका जो डिजास्टर है, ये भी आपके नेचुरल भी है और ये आपके मैन मेड भी है, ठीक है। खतरे आपके नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, बट जो डिजास्टर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ओके। जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है, मीन्स की लाइफ का, प्रॉपर्टी का, ठीक है, हर चीज का देखा जाए, आपकी सॉइल, मिट्टी का, काफी चीजों का नुकसान होता है। डिजास्टर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इज द अक्रंस ऑफ अ सडन, ये बोली थी मैंने बात, और ये एग्जाम में पूछा गया है, ये वाली लाइन, इज द अक्रंस ऑफ अ सडन और सिग्निफिकेंट कैटास्ट्रोफल कैटास्ट्रॉफी द इम्पेयर्स अ सोसाइटी।
और कम्युनिटी फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड डेली ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आपदा अचानक, एक कीवर्ड है, या महत्वपूर्ण आपदा की घटना है जो किसी समाज या समुदाय की मौलिक संरचना और दैनिक संचालन को खराब कर देती है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। Hazards and disasters are closely connected and occasionally used interchangeably, मीन्स कि हजार जो है ना, जो खतरे हैं वो कहीं ना कहीं डिजास्टर्स का रूप ले लेते हैं आगे, ठीक है, डिजास्टर्स का रूप ले लेते हैं आगे जाकर। हजार्ड इज अ थ्रेट वेयर एज अ डिजास्टर इज एन इवेंट। खतरे और आपदाएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कभी कभी इनका परस्पर उपयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लीज कर लेना इनको। खतरा एक खतरा है, ठीक है, जबकि आपदा एक घटना, एक बहुत बड़ी घटना, डिजास्टर बहुत बड़ी घटना होगी जी, सडन अकर्ड। हाँ जी, ये पूछा गया एग्जाम में। व्हेन वी लिंक समथिंग देन इट विल बी क्लियर फॉरएवर। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। डिजास्टर्स आर यूजुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड टेक्नो अकरेंस, टेक्नोनिक घटना। कौन सी, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस होगी आपकी, ठीक है। अर्थक्वेक होता है आपका जब भूकंप आ जाता है, ठीक है, और ज्वालामुखी जैसे वो होती है ना, ऐसे फटता है ज्वालामुखी ऐसे ऐसे करके, वॉल्केनोस, ठीक है। ट्रॉफी टोपोग्राफिकल अकरेंस, ये होती है आपकी लैंडस्लाइड और आपकी एवलेंचेस। एवलेंचेस कोई मुझे बता सकता है क्या होता है एवलेंचेस? हिम संकलन, स्खलन। एवलेंचेस क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? लैंडस्लाइड, और ये कौन से में आएगा आपका? लैंडस्लाइड एंड एवलेंचेस कहाँ आएगा आपका? अभी बताया था जस्ट मैंने, टेरिस्ट्रियल में, टेरिस्ट्रियल में आएगी ये। अर्थक्वेक भी आपका टेरिस्ट्रियल में आएगी। टेरिस्ट्रियल, ठीक है। टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जो जमीन पे होता है, जमीन पे होता है जो। और जो आपकी ये फ्लड है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्वेटिक, मीन्स की जो पानी के कारण होता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो लिख लेना, पीडीएफ में नहीं दिया है ये, बाकी कल करवाओगे इसको। ये सागर से, राइट अभिज्ञान जी। बर्फ का टूटकर बहाना, वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी। मुझे लगता है पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट जब आप प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर लगाते हो ना, तो क्यों गलत करते हो फिर आप? या तो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी है, तो आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रहे हो, उस वजह से क्या, कहाँ प्रॉब्लम आती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप मीन्स की वैसे तो ठीक लगा लेते हो। स्नोफॉल, हाँ, जब स्नोफॉल होता है ना, तो जो स्नो चट्टान की तरह होता है ना, जब स्नो आता है चट्टान की तरह नीचे, उसको बोलते हैं एवलेंचेस। क्लियर है सभी को? और ये क्या होता है? ये आपका टेरिस्ट्रियल होता है। टेरिस्ट्रियल मीन्स की जमीन पे, अर्थक्वेक आपका जमीन पे, वॉल्केनोस, लैंडस्लाइड, एवलेंचेस, ये पूछे जा सकते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं ये। फिर मेट्रोलॉजिकल, हरिकेन्स, साइक्लोन्स, टोर्नेडो, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ठीक है। और जो आपका ये ड्रॉट्स हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा आपका? ड्रॉट्स ये कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक। एक्वेटिक लिख लिया ना मैंने इसको। ड्रॉट्स किस में आएगा आपका? ड्रॉट एक तो सूखा, सूखा के कारण होता है ना ड्रॉट, साथ में जब नमी खत्म हो जाती है ना, तब होता है आपका ड्रॉट्स, ठीक है। नमी खत्म हो जाती है, ये आ जाएगा आपका। ये पूछे गए एग्जाम में, इसलिए करा रही हूँ। एटमोस्फेरिक लिख लेना, और ये हो गया आपका एक्वेटिक, यहाँ पे लिख देते हैं। पानी के कारण जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? एक्वेटिक। ओके जी। मैम यही पूछना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर यूनिट वाइज करना चाहिए, या जैसे एग्जाम में पूछता है वैसे? जैसा एग्जाम में पूछता है वैसे पूरा पेपर 1 लगाना है, यूनिट वाइज नहीं। यूनिट वाइज मैं करवा रही हूँ, वो इनफ है। आपने पूरा पेपर 1 लगाना है, 50 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको आना चाहिए कंबाइंड, आपको क्वेश्चंस के साथ खेलना आना चाहिए। अगर तो आप रिसर्च ही रिसर्च का पढ़ रहे हो, जैसे मैं करवाती हूँ, तो आपको पता है ऑब्वियसली कि रिसर्च का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको सारी चीजें रिसर्च की माइंड में कहीं ना कहीं रिमाइंड हो जाएगी। बट पूरा पेपर लगाओगे तो आपको पता है कंबाइंड है, टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, पीपल एंड डेवलपमेंट है, और आपका हायर एजुकेशन है, वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो इनफेस्टिक, संक्रामक, और इसको कौन सा बोला जाता है आपका? इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल डिजास्टर। कौन सा डिजास्टर है ये आपका? बायोलॉजिकल डिजास्टर बोला जाता है। इसको बोला जाता है लोकस्ट, लोकस्ट, ठीक है। इन्वेजन ऑफ क्रॉप, एपिडेमिक,
वो एपिडेमिक्स, ठीक है। एंड ह्यूमन आपके इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो जाएंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएंगे। और जैसे कि आपकी गैस, भोपाल गैस एजेंसी थी, वो भी आपका ह्यूमन मेड हो जाएगा। और आपका था और एक इम्पोर्टेंट था आपका, भोपाल गैस एजेंसी थी आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें कौन सी गैस थी भोपाल गैस एजेंसी में जिसने काफी हजार लोगों को मार दिया था, कौन सी गैस थी? हजार्ड में भी ड्रॉट, बायोलॉजिकल डिजास्टर, कौन सी थी वो? बायोलॉजिकल डिजास्टर लाइक कोविड-19। हाँ जी, वेरी गुड। जो इसके कारण होते हैं ना, वायरल के कारण होते हैं, जो बायोलॉजिकल जो आपके होते हैं जी, वायरल डिसीज, फंगल, लोकस्ट, ये बताऊंगी अभी मैं। मेरे पास ओनली 2018 से देख के पीवाईक्यू है विद एक्सप्लेनेशन ऑल तरीके से। 2023 के तो लगाने पड़ेंगे सुनीता पाल जी, 2023 के तो लगाने ही पड़ेंगे। इवन देन अगर आप 2018 से 2020 के ना भी लगाओ ना, ना भी लगाओ कहीं ना कहीं, मीन्स ऐसे नहीं बोल रही कि कहीं ना कहीं चल पड़ेगा, पर 2023 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लगाओ ही लगाओ। और सब लगाओ, फेब वाले भी और जून वाले भी। फेब वाले तो मैंने ऑलमोस्ट करवाए भी आपको। इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर, कौन सी गैस थी वो? मीथेन, मीथेन थी ना, मीथेन, मीथेन साइक्लेंडे, क्लेंडे, वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी, वेरी गुड। और कौन सा था आपका जो ह्यूमन मेड के कारण है? एक तो न्यूक्लियर था, चर चेर्नोबिल, क्या ये कर्नोबिल, CHERNOBYL, न्यूक्लियर डिजास्टर, यूक्रेन में जो हुआ था, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लियर के जो प्लांट थे वो सारे फूट गए थे जो उन्होंने लगाए थे, और वॉर हो गया आपका, ठीक है। न्यूक्लियर बम्स हो गए, ठीक है, जो फूट गए थे सारे। और भोपाल गैस एजेंसी होगी यहाँ पे बहुत, भोपाल गैस एजेंसी, सॉरी भोपाल गैस ट्रेजेडी एजेंसी नहीं, ट्रेजेडी होगी। और आप लोगों का वॉर हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, ये ह्यूमन मेड। अच्छा, मैंने लोकस्ट पूछा था आपसे। लोकस्ट वो होता है कि जब बहुत सारी टिड्डियां आ जाती है ना, मीन्स एक टिड्डी नहीं, बहुत सारी टिड्डियां आ जाती है जो आपके क्रॉप्स को खराब करती है, फसलों पर टिड्डियों का आक्रमण और महामारी जैसे कि कोविड-19, ठीक है। और फंगल इन्फेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें। एंथनो एंथोजेनिक, एथनोजेनिक, एथनोबोगेनिक है वो। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे? जीतू सर की बुक है ना, वहां मिल जाएंगे 2023 के। जीतू सर की बुक जो है, फिलर फॉर्म पे जीतू सर जो है उनकी बुक है, वहां आपको 2023 के मिल जाएंगे। 1984 भोपाल गैस, सॉरी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, हाँ जी, मिथाइल भोपाल गैस, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इनको देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी हम कल और ज्यादा डिटेल में करेंगे इसको, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। और कल हम क्या करेंगे इसके अलावा, कल से हम स्टार्ट कर देंगे फिर आपका प्रोटोकॉल और वो सारी चीजें, ओके। कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे कल से। रिवीजन कर लेना इनकी प्लीज साथ के साथ ही। बाय। हाँ जी, 9 PM क्लास है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। 9 PM आपकी क्लास है और उसमें हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके जी, 2022 वाले। सो थैंक यू सो मच। आप अपनी नेक्स्ट यूट्यूब पर क्लास है? हाँ जी, यूट्यूब पर क्लास है जी गौतम जी, यूट्यूब पर क्लास है 9 PM। स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया था। मैम कितने ईयर्स के पीवाई है बुक में? 2023 के ओनली प्रेरणा जी, 2023 के जून वाले। बाकी फैब वाले, फैब और मार्च वाले तो ऑलमोस्ट मैंने करवा ही दिया आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे और टॉपिक थे, आपको पता ही है। कल हमने, अभी हम इस वीक में हम कर रहे हैं 2022 वाले, और वहां पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ और साथ के साथ टॉपिक भी बता रही हूँ। कल अगर किसी ने मेरी क्लास लगाई होगी यूट्यूब पर, तो आपको कहीं ना कहीं रिविजन हुआ होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, आई होप सो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का रिविजन हुआ था कल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए थे 2022 वाले। हाँ जी। तो मैम बाकी के ईयर्स के कहाँ से मिलेंगे? बाकी के ईयर्स के लिए तो बुक परचेज करनी पड़ेगी, बुक परचेज करनी पड़ेगी। 2018 से लेकर 2023 के तो लगाओ डेफिनेटली, और वो ज्यादा नहीं है। मैं एक दिन में 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाती थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने तो 2012 से लगाए हैं 2023 तक के, 2022 तक के। तो आपको तो सिर्फ 3-4 साल हो, 2022 2023 दोनों ईयर्स के लगा लो, सभी पेपर्स JRF हो जाएगा। हाँ जी, 2022 के और 2023 के लगा लो, मीन्स 2018 से वैसे लगाने चाहिए,
मेरे ख्याल से तो 2018 से लगाओ 2023 तक के इजी है। 2018 वाले 2019 और 2020 वाले तो बहुत ही ज्यादा इजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। थोड़ा सा जो लेवल टफ होगा वो आपका सिर्फ ओनली 2023 वाला और 2022 वाला भी हल्का सा टफ है, पर 2023 वाला है थोड़ा कि हाँ थोड़ा टफ है। ओके, बट वो देखो, अगर आप बोल रहे हो ना कि ओनली 2023 के, एक चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप 2022 के लगाते हो ना, सॉरी 2018 से लगाना स्टार्ट करते हो ना, तो आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे कि आप इजीली 2022 और 2023 के लगा पाओगे, क्योंकि 2018 में जो टॉपिक आए वही टॉपिक आगे जाके स्टेटमेंट बेस्ड बने, वही टॉपिक आगे जाके वन लीनियर टाइप क्वेश्चन बने, वही टॉपिक आगे जाके असर्शन और रीजन बने। ठीक है, इस तरह से बने। तो 2018 के लगाओगे बहुत इजी थे, 2019 के बहुत इजी थे, 2020 के बहुत इजी थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, लेवल हाई किया 2021 और 2022 और 2023 में। तो अगर ये वाले लगा दिए पहले, ये तो बहुत इजी इजी है, इसके बाद धीरे 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 आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो 2021 22 23 आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे टॉपिक है, क्या क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट है, ठीक है, उन टॉपिक को देख लेना, रिवाइज कर लेना, जैसे मर्जी करो बट करो। ओके, ओके जी, ठीक है, ओके, बाय बाय। हाँ जी, अभी ज्ञान मिश्रा बोल रहे हैं, इनसे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हाउ इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ टॉपिक। हाँ जी, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए। मैम मेरा बुक तो अभी तक आया नहीं, 2 मंथ हो गया परचेज किया। ओहो, और मेरी बुक आ गई है, देखो आपकी बुक आई नहीं। चलो आ जाए आपकी बुक, जल्दी से आ जाए, घुमा के देते हैं। हाँ जी, टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट, हाँ क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, ठीक बोल रहे हो आप, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर सभी ने उन क्वेश्चंस को कर लिया, सारे क्वेश्चंस वो कर लिए जो रिपीट हुए होंगे क्वेश्चन, मीन्स के 10 एक क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो जाते हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में, 5 क्वेश्चन रख लो आप पेपर 1 में, 5 क्वेश्चन रख लो आप पेपर 2 में। ठीक है, तो 20 नंबर तो आपके पक्के हैं। बाकी आरसी में आपके 30 नंबर पक्के हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 की, पेपर 2 के। बाकी 10 नंबर आपके डीआई के पक्के, कितने बन गए ये, 20 नंबर यहाँ पे आ गए, 30 40 50 60 60 नंबर तो आपके ऐसे ही आ गए कि जहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्लियर है। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो ऑब्वियसली मेहनत तो की होगी, टॉपिक तो पता होगा, कौन कौन सा कंसेप्ट क्लियर किया होगा, क्लासेस लगाई होगी आपने, कंटिन्यू पीडीएफ सारी चीजें रिवीजन की होगी। तो 60 नंबर तो आगे आपके। ठीक है, उसके बाद आपको 60 से 70 और करने हैं। ठीक है, मीन्स आधा काम तो आपका ऐसे हो गया कि इजीली हो गया आधा काम आपका। ठीक है, उसके बाद आधे काम में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, हाँ 60 नंबर तो पक्के आपके इन्हीं चीजों से, 60 to 70 मार्क्स रख लो आप, तो कम नहीं होते 60 से 70 नंबर। बट प्रैक्टिस चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस चाहिए, डीआई की प्रैक्टिस चाहिए। बाकी और चीजों में तो आपको पता ही, फिर फैक्ट कहीं ना कहीं याद करने होंगे, और क्लास भी तो लगा ही रहे हो डेली, कुछ ना कुछ तो जा ही रहा होगा माइंड में, ऐसा तो नहीं है कि माइंड को खाली करके बैठे होंगे। अनुराधा जी, एड्रेस वगैरह सही दिया था आपने अपना, सब कुछ सही दिया था, एक बार कर लेना और सर से बात, ना आ जाएगी बुक आपकी। चलो ठीक है फिर, ओके बाय, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। 9 PM आ जाना क्लास में, ठीक है, कम्युनिकेशन के प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर करेंगे।